तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न हम लोग फिजिक्स से लेकर आ चुके हैं और 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2024 में जो भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स का ये जो चैप्टर है तरंग प्रकाश की यानी कि वेव लाइट्स यानी कि वेव ऑफ ऑप्टिक्स, इसको नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को आपको सब्जेक्टिव की तरह बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। किससे ध्रुवित किया जा सकता है? उत्तल लेंस से, या फिर दर्पण द्वारा, या फिर पोलराइड द्वारा, या फिर प्रिज्म द्वारा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझिए, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग है उसे ध्रुवित तो किया जाता है, ये तो बात तो पक्का है कि उसको ध्रुवित किया जाता है। क्योंकि देखिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो प्रकाश है, लाइट है, उसी की तरह ये भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कण है, पार्टिकल है, और यहाँ से जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यानी चारों दिशा में निकलेगी, ठीक है। जिस प्रकार से लाइट यानी प्रकाश निकलता है उसी प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग भी निकलेगी, ठीक है। और ये जब निकलेगी तो यहाँ पर एक क्रिस्टल यानी कि बोले तो पोलराइड रख देते हैं, तभी उससे ध्रुवित होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर पोलराइड यानी कि क्रिस्टल यहाँ पर कोई पदार्थ यहाँ पर रख दिया, उसके बाद में जब ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है जब इससे टकराएगी तो उसके बाद में ध्रुवित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो है वो ध्रुवित हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइड द्वारा जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्रुवित हो जाती है, ठीक है। चलो, और ये जो है ना, ये जो इसका जो तरंग है वो कंपन करते रहता है, इसका जो कण है वो चारों सभी दिशाओं में कंपन करता है, ठीक है। इसीलिए ये पोलराइड जो क्रिस्टल है उससे ध्रुवित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा इस तरह का प्रश्न तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि प्रकाश किरणों को के तीखे कोट पर मोड़ने की घटना को कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉर्च बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक टॉर्च का रचना किया है, और एक तीखे कोट मुड़ने की घटना, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई एक रेखा है और यहाँ पर छोटा सा छिद्र है, ठीक है, जिससे ये छोटा छिद्र पर जो है ना तीखा मोड़ पर मुड़ेगा तो किस प्रकार से वो अपना जो है वो लाइट का जो प्रकाश है वो बनाएगा, और ये घटना का क्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर इस छिद्र से अगर जो प्रकाश निकलेगा तो इस प्रकार से कुछ निकलेगा, यानी जो एक पर्दा या फिर जो चीज़ है उस पर प्राप्त होगा जो प्रकाश, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग सिंपली से बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। विवर्तन के कारण ही जो यहाँ पर पी है और यहाँ पर ओ है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है तो ये जो है वो क्या चीज़ के कारण, तो विवर्तन के कारण, ठीक है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता, यानी कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। तो याद रखिएगा कि हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा नहीं समझा जा सकता, यानी जो हाइगेंस का सिद्धांत क्या है बाबू, तो वो है प्रकाश विद्युत प्रवाह, जो है वो हाइगेंस ने दिया था, जिससे हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो भी विद्यार्थी डी बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसा परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह क्या है। तो चलिए बताइए आप सभी कि इसका आंसर क्या होगा। दिया गया है कि एक ऐसा परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो देखिए 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू, ध्रुवन जो है यही प्रदर्शित करता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। दिया गया है कि इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है। जो इंद्रधनुष है वो प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन का, प्रवर्तन का, अपवर्तन, परिवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों का, या फिर डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, देखिए जो इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो देखिए अपवर्तन का भी उदाहरण है, परिवर्तन का भी, और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों का उदाहरण है इंद्रधनुष, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है लेंस द्वारा, दर्पण द्वारा, या फिर पोलराइड द्वारा, या फिर डी में दिया गया कि प्रिज्म द्वारा। तो चलिए इसका सही जवाब अभी मैं बताया था। देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो पोलराइड द्वारा ही उसको ध्रुवित किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य हो जाता है, मतलब घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहता है या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो चलिए 7 का राइट आंसर बताइए आप लोग की क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा कि आंकड़े पूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा, और जो नहीं बता रहे वो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मृगमरीचिका का क्या कारण है। तो देखिएगा आप लोग, गर्मी के दिन तो अभी चल ही रहा है, तो आप लोग देखिएगा जब गर्मी के दिन में आप सड़क यानी कि जब पिच वाला जो रोड है उस पर जाइएगा, तो आप लोग मोटरसाइकिल या बाइक से जब जाइएगा या फिर साइकिल से, तो आगे आपको दिखाएगा कि वहाँ पर पानी जैसा आपको दिखेगा रोड पर, ठीक है, मतलब पानी जैसा आपको दिखेगा वहाँ पर पानी, और जाइएगा तो वहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ना, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है वो मृगमरीचिका का एक दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आँख जो है वो भ्रमित हो जाती है उस टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपवर्तन और पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण ही मृगमरीचिका का कारण दिखाई देती है। या फिर आप लोग जब मरुस्थल यानी राजस्थान और जाइएगा वहाँ पर, जहाँ पर तो वहाँ पर जो प्यासा पंक्षी होगा तो वहाँ पर बुझेगा कि पानी है, यानी जो पेड़ पौधा लगेगा उससे छाया से उसको बुझेगा कि पानी है, वहाँ पर जाएगा तो पानी नहीं रहेगा। ये जो है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है। आसमान का रंग जो है वो नीला दिखने के कारण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, कि जो नीला रंग होता है उसकी फैलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। यानी नीले देखिए वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है, ठीक है, जब नीला रंग से टकराते हैं तो नीला रंग की फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये फैल जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमारे आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। मतलब जो सौर प्रकाश में उपस्थित जो काली रेखाएँ होती है उसको क्या कहा जाता है। तो एम देखिए फ्रॉनहोफर रेखाएँ, बीम देखिए टेल्यूरिक रेखा, या फिर दोनों, या फिर डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्रॉनहोफर रेखाएँ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। मतलब जो शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है, मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो एक पर्दा जैसा होता है जिस पर 7 रंगों का हमको प्राप्त होता है एक पर्दे पर, यानी कि बैजनी, हाँ पीला। जब देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर टकराएगी, ठीक है, तो प्रिज्म से जब टकराएगी तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है बैजनी, हाँ पीला के रूप में, जो एक स्पेक्ट्रम यानी कि पर्दे पर प्राप्त होती है 7 रंगों में, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राप्त किया जाता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो प्रिज्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो इसका तो हमको लगता है कि स्पेक्ट्रोमीटर से होगा, ठीक है। शुद्ध जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त होता है। इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है बाबू। तो बैगनी रंग से लाल रंग की ओर देखिए, एम देखिए विचलन घटता है और अपर्तनांक भी घटता है, और बी में दिया गया है कि विचलन घटता है और अपर्तनांक बढ़ता है। सी में देखिए विचलन बढ़ता है और अपर्तनांक भी बढ़ता है, और डी में देखिए विचलन बढ़ता है और अपर्तनांक कम होता है। तो चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विचलन घटता है और अपर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो सौर स्पेक्ट्रम होता है बैगनी रंग में जो है ना, विचलन की क्षमता जो है वो कम होती है, ठीक है ना। बैगनी रंग में विचलन यानी विचलन की जो क्षमता होती है वो कम होती है लाल की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन यानी सबसे कम विचलन किसका होगा, ठीक है, सबसे कम विचलन पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, ठीक है, सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, ठीक है, विचलन, ठीक है, यानी कि विचलित जो है ना वो सबसे अधिक होती है बैगनी रंग और सबसे कम विचलित होती है लाल रंग। तो न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सभी के आंसर जो है नीचे लिख दिया गया है, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉनहोफर परिवर्तन में प्रकाश के स्रोतों रखे जाते हैं अवरोध से। चलिए तो 14 का आंसर क्या होगा। तो ए में देखिए निश्चित दूरी पर, और बी में देखिए संपर्क में, या फिर सी में देखिए अनंत दूरी पर, या फिर डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाता है अनंत दूरी पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समतल द्विध्रुव प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं।
चलिए हम देखिए सदिश राशि में बिम देखिए एक तल में या फिर सिम देखिए एक दूसरे की लंबवत दिशा में या फिर डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 15 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक ही तल में। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण क्या होता है। देखिए कल बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े थे, उनका नाम हम बोल रहे हैं। जैसे में जुड़े हुए थे शशिकांत कुमार, जुड़े हुए थे वहाँ पर जुड़े हुए थे आदित्य मौर्य, मिस्टर प्रकाश गुप्ता और सारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो हम पूनम कुमारी प्ले विनर जुड़े हुए थे, सनोज कुशवाहा और सारा विद्यार्थी यहाँ पर मनीष कुमार, मुस्कान, रोयल अमित, ये सब जुड़े हुए थे बाबू। और जो आज जुड़ेगा उसको कल मैं नाम आपको पुकारूंगा, ठीक है। चलिए तो बताइए साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण क्या होता है। देखिएगा जब आप लोग स्नान कीजिएगा तो वहाँ पर जब साबुन का बुलबुला होगा उसमें रंगीन दिखेगा आपको। इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर डिम देखी प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो चलिए तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो कला बुध स्रोत आभासी हैं, दो कला बुध स्रोत आभासी हैं। चलिए तो 17 का आंसर बता देना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेजनेल के दृक प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। तो हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार किस में होता है। एम दे की तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में, बिम दे की तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत का व्याख्या करने में, सी में दिया गया कि व्यक्तीकरण घटना की व्याख्या करने में और डी में दिया गया कि ध्रुवण की व्याख्या करने में। तो देखिए 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि तरंगान में ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, दिया गया कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। मतलब जो प्रकाश तरंग मैं आपको बताया था कि वो कंपन करते रहता है, ठीक है, वेव। तो बताइए प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है, ईथर कण से या फिर वायु कण से या फिर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से या फिर डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से बनती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी बता रहा है वो सही जवाब बता रहा है। देखिएगा जब लाइट आप लोग देखिएगा, आप लोग इस तरह से दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए कि कोई बल्ब यहाँ पर जल रहा होगा, ठीक है, बल्ब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो जल रहा है, ठीक है, तो आप लोग को नहीं दिख रहा है कि वो कंपन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अगर अच्छा से देखा जाए तो अंदर जो है बल्ब भुक भुक कंपन करता रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ है, ठीक है। वो किसके कारण कंपन करता है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निकाय हैं। चलिए बताइए तो एम दे के आयाम, बिम दे की तरंग की चाल, सिम दे की आवृत्ति और डिम दे की तरंग की लंबाई। तो चलिए 20 का सही जवाब क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा आवृत्ति होता है, ठीक है। याद रखते चलो, फिर हम रिवाइजन कराएंगे ना फिजिक्स का, तो वहाँ पर आप लोग को गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते चलो बाबू, सब किसी का ध्यान में है, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब किसी का नाम हम देख रहे हैं। दिया गया है कि द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। तो द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक क्या होगा, तो एम दे की फेनेल, बीम दे की मैक्सवेल, सिम दे की हाइजेन और डी में दिया गया कि न्यूटन। तो चलिए तो 21 का सही जवाब क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा हाइजेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो बताएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ध्रुवण कोण की जो स्पर्शजा पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाती है। चलिए तो 22 का सही जवाब क्या होगा, एम देखिए मैसल के नियम, बीम देखिए बास्टर के नियम, सिम देखिए ब्रेक के नियम या फिर डिम देखिए कंपार्टन के नियम। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो हो जाएगा बी, यानी कि ब्रूस्टर के नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यंग के द्विलिप्त प्रयोग में समपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो पथांतर का मान नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है कि 2n+1, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है बाबू, ठीक है, तो इसको बताइए आप लोग क्या बोलते हैं, तो गामा भाई 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई होगी, जो फ्रिज की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, और लास्ट में न्यूमेरिकल एक 3-4 दिए हैं, उसको बनवाना है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। दिया गया है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, एम देखिए वही रहेगी, बिन देखिए दुगुनी जाएगी या फिर अधिक जाएगी या फिर 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 24 का सही जवाब हो जाएगा वो दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन।
तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पतले फिल्म के रंग का कारण वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा 26 नंबर, यदि एक पतली प्रदर्शक सीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक पतले प्रदर्शक सीट को यंग लिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी बाबू अपवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि प्रकाश के तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश के तंतु संचार में निम्न में से किस घटना पर आधारित हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, परिवर्तन या फिर व्यक्तीकरण। तो सही जवाब आपको याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल 27 को यहाँ से रहने देते हैं, अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल जो है उसको देख लेते हैं। है ना, मतलब दो तीन को न्यूमेरिकल यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसमें इतना ही था। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली लाइव होता है हमारा लाइव 8:30 में, तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर क्यूज भी हो रहा है। ठीक है, 9 बजे से। तो जो विद्यार्थी 11th के हैं टेलीग्राम पर क्यूज 9:30 से रखेंगे। ठीक है, 9:30 से टेलीग्राम पर क्यूज होगा, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो दोनों में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। चलिए तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। एम देखिए संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बीम देखिए प्रकीर्णन, सिम देखिए विवर्तन और डिम देखिए अपवर्तन। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बता ही नहीं रहे। दिया गया है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुका कर रखना होता है। तो कितना डिग्री कोण पर झुका कर रखना होता है, तो सही हो जाएगा बाबू 90 डिग्री कोण पर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब याद करने वाला प्रश्न है बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर दिया गया है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। तो मैंने आपको बताया नहीं था बाबू, देखिए अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग मैं बताया था 10th क्लास में कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए किया जाता है, क्योंकि हजामत में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और मरीजों के काना की इत्यादि गले के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग क्योंकि वहाँ पर भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर में भी अवतल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब हमेशा वस्तु से छोटा भासी प्रतिबिंब पूछेगा तो हो जाएगा उत्तल। उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में। और समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण वह होता है जिसमें समान जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु शीशा में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा वस्तु के आकार के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तन का जो भी मान है वो भी घटने लगता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग जल्दी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग बाबू लोग ध्यान से देखिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अपवर्तनांक यानी म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, म्यू से। तो देखिए अपवर्तनांक म्यू यानी कि यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लेंस का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक यूजी बराबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। और यहाँ पर एक लेंस का जब द्रव में है यानी कि म्यू जी, यहाँ पर जो है म्यू जी है ना, म्यू जी मतलब यहाँ पर मैं जो है ना लेंस का अपवर्तनांक के लिए म्यू जी का प्रयोग कर रहा हूँ। म्यू जी बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, म्यू जी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है, तो सॉलिड यहाँ पर द्रव है यानी लिक्विड, तो इसके लिए म्यू लिक्विड से हम लोग इसको दर्शा देते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1.6 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, मतलब मान लो कोई पतले लेंस को, माने ये वो कोई लेंस है, उसको अगर द्रव में हम लोग डुबा देते हैं,
कोई लेंस है, मान लो कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है, अवतल उत्तल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लेंस हो सकता है। अगर उसको हम लोग द्रव में डुबा देते हैं, मान लो ये लेंस है, इसको हम द्रव में यहाँ पर डुबा दिए, ठीक है, तो डूब जाने के बाद में तब लेंस नहीं दिखाई देता है, यानी जो लेंस हमने डुबोया था जल में वो दिखाई नहीं दे रहा है जल में जाने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो शीशा है यानी जो लेंस है वो जल के बराबर है, यानी जल की अपेक्षा, यानी उससे मतलब जितना जल का जो इथी है देखने का जो क्षमता है उतना ही उसका भी है, तभी तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो उस दूसरा कलर का रहता तो दिखाई दे देता, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो म्यू जी है, म्यू जी बराबर हो जाएगा म्यू एल, यानी कि यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है उसका बराबर हो जाएगा जो लिक्विड जो दिया गया है उसका बराबर, यानी लिक्विड का मान दिया गया है म्यू एल का मान दिया है कि 1.6, यानी तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर में हो जाएगा 1.6, यानी कि म्यू जी बराबर हो जाएगा म्यू एल बराबर 1.6, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताएगा उनका सही जवाब होगा, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, क्वेश्चन पहले दिखना चाहिए आप लोग को। देखिए दिया गया 6 नंबर प्रश्न कि दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है, मतलब दो समतल, मान लो यहाँ पर एगो यहाँ पर समतल यहाँ पर हम लगा दिए, ठीक है, मान लो दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु, एक समतल यहाँ पर लगा दिए और एक समतल इस तरह से इधर लगा दिए, ठीक है, और बीच में जो है एक वस्तु यहाँ पर हम यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है। देखिए दो समतल के बीच में एक वस्तु रखा जाता है यदि दर्पण के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया, तो 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है, इस कोण का मान। तो पूछा जा रहा है कि इसका महत्तम प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, यानी जब दो गो दर्पण है, समतल दर्पण है और ये वस्तु का प्रतिबिंब पूछा जा रहा है कि कितना बनेगा। मान लो कि कोई भी हम दर्पण रख रहे हैं इस प्रकार से और वस्तु रखें तो प्रतिबिंब तो बनेगा, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और 60 डिग्री का झुकाव पर है जो है वो दर्पण रखा गया है और बीचों बीच यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन के तहत मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो होती है n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा होती है, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान तो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 60, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 36 बचा ऊपर और नीचे 6, तो 6 6 36, यानी कि n बराबर 6 आ रहा है, ठीक है, n बराबर कितना आ रहा है, तो 6। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं पढ़ाया हुआ था आप लोग को कोचिंग, तो मैं आपको बताया हुआ था कि जब सम आता है, यानी देखिए ये हो गया, ये सम है और यहाँ पर सेमे रहता तो ये हो जाता विषम, ठीक है। जब सम आता है इस प्रकार के सोल्यूशन में तो वहाँ पर एक घटा दिया जाता है, यानी एक से वहाँ पर घटा दिया जाता है, यानी कि 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग इसी तरह से सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है कि इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतीय कोण का मान होगा, मतलब इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतीय कोण का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। तो क्रांतीय कोण का जो मान होता है वो निम्न में से किस जोड़ है, यानी यहाँ पर देगा पानी हवा कांच पानी कांच हवा और डी में देगा कि कांच कांच, तो इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतीय कोण का कोण न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा कब, तो कांच से जब हवा में जाएगा तब, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाता है। जब देखिए जब प्रकाश यहाँ पर देखिए आ रहा है, ठीक है, और जब कांच में प्रवेश करेगा तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम यानी घट जाएगा, ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश का वेग है वो न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है, और कांचों से ज़्यादा न्यूनतम होता है मिट्टी में, ठीक है, और सबसे प्रकाश का सबसे अधिकतम यानी वेग किस में होता है, तो निर्वात यानी हवा में होता है, ठीक है, निर्वात और हवा में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि -1.5 डी और डी मतलब डायोप्टर, ठीक है ना। देखिए -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजकता को फोकस की दूरी होगी, फोकस की दूरी पूछे जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पावर, यानी कि हम लोग जब डायोप्टर पावर में यहाँ पर देखिए ये ना, तो पावर P बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है क्षमता, यानी कि यहाँ पर P1 कर देते हैं, P1 बराबर दिया गया -1.5 डी दिया गया और P2 बराबर दिया गया +2.5 डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो क्षमता यानी कि संयोजन क्षमता यानी जोड़ने के मतलब जो क्षमता है वो सिंपली से जुड़ जाती है, यानी कि P1 +
P2 हो जाएगा, ठीक है। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, लेंस की पावर P बराबर क्या हो जाएगा, तो P1 प्लस P2, यानी P1 कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है -1.5 प्लस 2.5, तो घटा दीजिए आप लोग, 2.5 में से 1.5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। प्लस बड़का वाला मतलब प्लस है तो प्लस में 1 डायोप्टर, यानी इसका आंसर आ रहा है हमारा 1 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर है इस मीटर में है ना, ठीक है, सही है, मीटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि एक गोलीय दूरबीन की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर है तो उसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझते चलिए, आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए एक गोलीय दूरबीन की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। यानी देखिए दूरबीन 2 प्रकार के होते हैं, दूरबीन में 2 प्रकार के लेंस होते हैं, कौन कौन से, होता है अभिदृश्यक लेंस और ये होता है अनेत्रिकल लेंस, ठीक है। तो देखिए अभिदृश्यक लेंस को FO से सूचित किया जाता है और अनेत्रिकल लेंस को FE से सूचित किया जाता है। लेंस दूरबीन में लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक गोलीय दूरबीन की जो लंबाई है वो यहाँ पर दिया गया है L बराबर 16 सेंटीमीटर और क्षमता यानी कि M बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर लेंसों की फोकस दूरियाँ, मतलब लेंसों की फोकस दूरियाँ। तो आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा संयोजन क्षमता, यानी L बराबर होता है FO प्लस FE होता है, और एक बार निकाल लीजिएगा लेंस की आवर्धन यानी कि FO बटा FE होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। पारापारी दोनों निकालना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए लेंस की क्षमता M बराबर हो जाएगा FO प्लस FE, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दूरबीन की 2 प्रकार की लेंस होती है, जब दोनों प्रकार के लेंसों जो होती है अभिदृश्यक लेंस FO से सूचित किया जाता है, अनेत्रिकल लेंस FE से सूचित किया जाता है, ठीक है। FO से अभिनेत्रक लेंस और अनेत्रिकल लेंस FE से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सिंपली से M का तो मान दिया गया यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 बराबर हो जाएगा FO बटा FE हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, ठीक है। FO बटा FE दिया गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो हो जाएगा FO बराबर हो जाएगा 3FE हो जाएगा, ठीक है। 3FE हो जाएगा, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, तो इतना तो हो गया, लेंस का आवर्धन का इतना आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए दूरबीन का ना, तो देखिए अब दूरबीन की लंबाई जो है यानी कि L बराबर होता है FO प्लस FE होता है, ठीक है। चलिए तो L का मान तो 16 दिया गया है, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा FO बराबर क्या आया था बाबू, तो FO बराबर आया था 3FE, FO बराबर 3FE आया था, समीकरण 1 लिखे अभी, हाँ, प्लस FE हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 बराबर हो जाएगा 3FE प्लस FE यानी 4FE हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4FE लिख दिया, और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है तो कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आगे हमारा FE बराबर 4 आ गया, ठीक है। यानी FE बराबर हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो आप लोग एक बार लिख लीजिए FE बराबर कितना 4 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एगो क्या हमारा तो आंसर आ गया 4, तो कोनों में 4 एगो तो हम देख लेते हैं। अब देखिए कि मतलब FE का जो मान आया हुआ है, ठीक है, FE का मान जो आया है 4, तो इसको आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी FE के जगह पर। मैंने समीकरण 1 कितना था, तो होता है FO बराबर था 3FE था, ठीक है। ये जो है वो समीकरण 1 था, तो मतलब FE का मान समीकरण 1 में रख देने पर तो FO का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 3FE की जगह पर हम लोग 4 रख देते हैं, गुना 4 तो क्या हो जाएगा, तो FO बराबर हो जाएगा 12, यानी कि एक बार आया FE का मान आया हमारा 4 और FO का मान आया 12, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 4 और 12, 4 12, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आप लोग इसको बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रह देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, कम से कम यहाँ पर 30 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो क्यूज भी कराना है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ पर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, यानी देखिए शुभ 10 रुपया नहीं होता है बाबू, शुभ जो है ना 11 रुपया 21 रुपया होता है। एक और क्वेश्चन करा लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी। मतलब एक गोलीय दर्पण को अगर हम पानी में डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, घटेगी, अचर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अचर रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अगर गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबा देंगे तो इसका फोकस दूरी अचर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कल कौन कौन विद्यार्थी जुड़े थे, तो जुड़े थे प्ले विनर सनोज कुशवाहा, मिस्टर प्रकाश गुप्ता, रोयल अमित, मनीष, शशिकांत कुमार और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे। उनका नाम हमको थोड़ा याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन आज जो विद्यार्थी जुड़ेगा उसका कल जो वीडियो क्लास चलेगा तो अवश्य नाम पुकारेगा, तो आप लोग वहाँ पर अवश्य जुड़िएगा। डेली लाइव क्लास होता है 8:30 से, तो आप लोग 8:30 में जरूर जुड़िएगा शाम में। थैंक यू।